हेलो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री के ऑनलाइन यूट्यूब सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन लिपिड के बारे में बात कर रहे थे कि लिपिड कितने टाइप की होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं, और लास्ट में अपन पढ़ रहे थे कि उनका रोल क्या हो सकता है, कितने टाइप के एंजाइम्स हैं वो काम कर रहे हैं। हमने देखा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होती है। उसके बाद में हमने कुछ फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ा। फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ने के बाद कुछ एंजाइम्स का उस लिपिड पर एक्शन के बारे में बात की कि कौन सा एंजाइम किसी लिपिड पे एक्शन कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो लास्ट में हमने देखा कि जो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम काम कर रहा था, एक एंजाइम था जिसका नाम था फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम काम कर रहा था। फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम का काम क्या था कि ये अरेकिडोनिक एसिड बना रहा था। अरेकिडोनिक एसिड बना रहा था। अरेकिडोनिक एसिड की वजह से क्या होता था, बहुत तेज पेन होता था। अब ये अरेकिडोनिक एसिड पेन कैसे देता है उसके बारे में अपने चर्चा करने की बात कही थी कि फॉस्फोलाइपेज A2 का हमने एक्शन देखा। फॉस्फोलाइपेज A2 है वो अरेकिडोनिक एसिड बना रहा है और अरेकिडोनिक एसिड से पेन फील हो रहा है अपने को। तो वो पेन फील कैसे होता है उसके बारे में अपने चर्चा करने की बात कही थी। तो देखिए अरेकिडोनिक पेन कैसे देगा अपने को। अरेकिडोनिक प्रीकर्सर है किसका, इकेनोसोइक एसिड का। इकेनोसोइक एसिड इकेनोसोइक एसिड से क्या बन सकता है, अरेकिडोनिक एसिड। अब इस अरेकिडोनिक एसिड पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। एंजाइम का नाम क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसके ऊपर एक्ट करेगा। एक एंजाइम है जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। ये एंजाइम जब अरेकिडोनिक एसिड पर काम करता है तो अरेकिडोनिक एसिड से 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनका मैंने कल आपको नाम बताया था। क्या क्या नाम बताया था, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड एक मॉलिक्यूल और बनता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बिन। ये 3 मॉलिक्यूल जब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम काम करेगा तब ये तीनों एंजाइम यानी तीनों प्रोडक्ट हैं वो एक साथ बनते हैं। इनके बनने से क्या इफेक्ट होता है देखिए, अभी जस्ट सेकंड। तो जब आपको कोई भी इंजरी होती है, आपको कोई भी चोट लगती है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, इकेनोएसोइक एसिड से अरेकिडोनिक एसिड बनता है और अरेकिडोनिक एसिड बनने की वजह से साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम इसके ऊपर काम कर रहा है। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन आपको तेज दर्द का एहसास करवाते हैं, यानी ये दोनों प्रोडक्ट हैं वो पेन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आपको पेन फील होता है। इसके अलावा थ्रोम्बिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। थ्रोम्बिन का काम क्या है, ब्लड क्लोटिंग। अब देखिए आपको कोई भी चोट लगी है, आपको कोई भी इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपके अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो उस ब्लीडिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, जिसकी मदद से अरेकिडोनिक एसिड क्या बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, जो रेड कलर का आपको दिखाई देने लग जाता है। जो भी वाउंड होता है, घाव होता है, वहां से आप कभी देखते हो
तो आपको चारों ओर से रेड कलर का दिखाई देता है। रेड कलर का दिखाई क्यों देता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मैक्रोफेजेज आ जाती हैं, बहुत सारी आरबीसीज आ जाती हैं और बहुत सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं जो एक जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाउंड हीलिंग करनी है, घाव को वापस भरना है, तो वो एक जगह के आकर इकट्ठा होंगे तो वहां से उभरा हुआ पार्ट दिखाई देगा जिसको अपन स्वेलिंग बोलते हैं। स्वेलिंग उसी को बोलते हैं, यानी आरबीसी आ जाएंगी, डब्ल्यूबीसी बहुत सारे आ जाएंगी, जिसकी वजह से अगर कोई अंदर वायरस या बैक्टीरिया घाव के अंदर एंटर कर रहा है तो उसका भी डाइजेशन कर सके, उसको भी नष्ट किया जा सके। इसके अलावा जो ब्लीडिंग हो रही है उसको भी रोका जा सके, जिसकी वजह से क्या बनेगा? थ्रोम्बिन बन सकता है। तो ये आपका एक अडेप्टेशन है, यानी कि ये आपके लिए एक फेवरेबल बात है कि ये चीज आपके अंदर बन रही है। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं बनेगी तो क्या होगा? आपको पेन सेंसेशन तो नहीं होगा, लेकिन थ्रोम्बिन वगैरह वो चीजें भी नहीं बनेंगी। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन नहीं आएंगे तो आपको स्वेलिंग यानी कि आरबीसी का मूवमेंट, मैक्रोफेजेस का मूवमेंट वहां से नहीं होगा, जिसके जिसके बाद क्या हो जाएगा? यानी कि जिसके बाद क्या हो सकता है? आपको दर्द तो नहीं हो सकता है, लेकिन वाउंड हीलिंग का काम भी नहीं होगा। और वहां पर अगर कोई माइक्रो बैक्टीरिया जो भी अंदर एंटर कर चुके हैं उनके अंदर भी आपको प्रॉब्लम ये होगी कि उससे डिजीज होने की संभावना आपको बढ़ जाएगी। तो ये आपका एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, अपने आप बॉडी के अंदर अपने आप चलने वाली मैकेनिज्म है जो आपको वायरस से लड़ने के लिए या घाव को बढ़ने के लिए नॉर्मल प्रोसेस चलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी कि प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन की वजह से बहुत ही तेज दर्द होता है। तो इस दर्द को रोकने के लिए एक इलाज किया जाता है। इस दर्द को नॉर्मली रोकने के लिए एक इलाज किया जाता है, और वो इलाज क्या होता है? इस साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर दो। क्या कर दो? इस साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर दो। साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करते हैं सैलिसाइलिक एसिड की मदद से। सैलिसाइलिक एसिड यानी ऐसी कोई ड्रग ले लो, ऐसी कोई भी टेबलेट ले लो जिसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड होता है। सैलिसाइलिक एसिड होगा तो वो क्या करेगा? साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर देगा, और साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर देगा तो आगे क्या होगा? अगर हमने साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन नहीं बनेंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन नहीं बनेंगे तो आपको पेन फील नहीं होगा। इसीलिए जब आपका सर दर्द होता है या आपको तेज बुखार होता है तो आप क्या लेते थे? एस्प्रिन एस्प्रिन लेते हो, या नॉर्मल कंडीशन में आप कॉम्बीफ्लेम नाम की एक टेबलेट लेते हो। जितनी भी अपन पेन किलर बोलते हैं उनके अंदर सैलिसाइलिक एसिड होता है। पेन किलर के अंदर क्या होता है? सैलिसाइलिक एसिड। आपका बहुत तेज दर्द हो रहा है तो वो 2 मिनट में आपको रिलीफ दे देगी, क्योंकि उसने क्या किया है कि साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया है। अब जब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम इनहिबिट हो गया तो फिर क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन बनना ही बंद हो जाएंगी। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन नहीं बनेंगी तो फिर क्या होगा? आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा। लेकिन क्या उससे उस बीमारी का समाधान हो गया? नहीं, उससे उस बीमारी का समाधान नहीं हुआ, बल्कि आपने बीमारी बढ़ा ली है। क्योंकि थ्रोम्बिन वगैरह नहीं बन पाएंगे तो ब्लड क्लोटिंग ही नहीं होगी, मैक्रोफेजेज वहां तक नहीं पहुंचेंगी। तो इसका मतलब अगर आपने सैलिसाइलिक एसिड लिया है तो हो सकता है कि आपको इनिशियली रिलीफ मिले, लेकिन आपने लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर लिया है? नुकसान वाली बात कर ली है। क्या होता है इन सब से? यानी कि इसके अलावा और लॉन्ग टर्म नुकसान की मैं बात कर रहा हूं, तो लॉन्ग टर्म नुकसान कैसे होता है इनसे, अभी उसकी बात करते हैं। अगर आपने सैलिसाइलिक एसिड ले लिया, साइक्लोऑक्सीजिनेज को आपने इनहिबिट कर दिया, तो चोट लगी है जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड तो बन ही रहा है। आपने एराकिडोनिक एसिड को इनहिबिट नहीं किया है, आपने किसको इनहिबिट किया है? साइक्लोऑक्सीजिनेज को। यानी कि आपको ने एराकिडोनिक एसिड को बनने से नहीं रोका, बल्कि प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन को बनने से रोका है। एराकिडोनिक एसिड तो अभी भी बन रहा है। तो जब आप ये साइक्लोऑक्सीजिनेज वाला रास्ता इनहिबिट करते हो तो एक दूसरा रास्ता खुल जाता है जिसको अपन बोलते हैं लिपो, एक एंजाइम है लिपोऑक्सीजिनेज। लिपोऑक्सीजिनेज ये एक एंजाइम है। ये जब कब काम करेगा? जब आपने साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर दिया, और लिपोऑक्सीजिनेज एंजाइम इस एराकिडोनिक एसिड से क्या बनवाना लग जाएगा? लिपोक्राइन। लिपोक्राइन। और ये ब्रोंकियाई को ब्लॉक करता है। ब्रोंकियाई को ब्लॉक करता है। ब्रोंकियाई को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा? आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। आपको क्या होगी? सांस लेने में। तो जो लोग
छोटी छोटी बातों के लिए टेबलेट्स देते हैं, छोटी छोटी बात के लिए सर दर्द होने लग गया एस्प्रिन ले ली, छोटा सा पाँव दर्द हुआ, कुछ भी दर्द हुआ तो कॉम्बीफ्लेम ले ली, यानी सैलिसाइलिक एसिड का कंटेंट ले लिया। वो ये दवाओं का यूज कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर वो कंटिन्यू इस चीज का यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, इन दवाओं का यूज वो अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो इनके अंदर दूसरा पाथवे चलने लग जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं लिपोऑक्सीजिनेज। लिपोऑक्सीजिनेज ल्यूकोक्राइन या लिपोक्राइन बना देगा, जिसकी वजह से वो आपकी ब्रोंकियाइज को इनिबिट कर देगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी। तो जो लोग ऐसा करते हैं, मोस्टली फीमेल डिपार्टमेंट है, वो ऐसा ज्यादा करता है कि दवाइयों का यूज ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों में आपको सांस के कैप्सूल खींचते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जो लोग ये चीजें ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा सैलिसाइलिक एसिड का यूज करते हैं, वो कुछ ही दिनों में आप उसको नोटिस कर सकते हो, आपको सांस के कैप्सूल खींचते हुए दिखाई देंगे, यानी कि उन्होंने अपने अंदर खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए अपने को सैलिसाइलिक एसिड नहीं लेना चाहिए, यानी एस्प्रिन, कॉम्बीफ्लेम, पैरासीटामोल, ये सारी टेबलेट्स के अंदर सैलिसाइलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये आपको नुकसान करती है। इसके अलावा दूसरा नुकसान और हो गया, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन जो बना है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन जो बना है, वो आपके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है, वो आपको सजग कर रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर आपका काम, आपकी फिजियोलॉजी प्रॉपर चल रही है। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन का बनना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो आपका एक इंडिकेशन है कि अपनी बॉडी फिजियोलॉजी है वो कंटिन्यूअसली काम कर रही है। अब लिपोऑक्सीजिनेज होगा, ब्रोंकियाई इनिबिट हो जाएगी, तो आप किसके पेशेंट हो जाएंगे, आप अस्थमा के पेशेंट हो जाएंगे, यानी आपको अस्थमा हो जाएगा। तो इस प्रकार अस्थमा के पेशेंट को कभी भी पैरासीटामोल या एस्पिरिन, कॉम्बीफ्लेम ये दवाइयां कभी भी नहीं दी जाती हैं। यानी कि अस्थमा के पेशेंट को कभी भी ये टेबलेट्स नहीं दी जाती, क्योंकि उनके अंदर तो ऑलरेडी ब्रोंकियाई इनिबिट है, और अगर आपने ये टेबलेट दे दी, यानी कि पैरासीटामोल वगैरह टेबलेट दे दी, तो उसकी सारी सारी ब्रोंकियाई इनिबिट हो जाएंगी और वो आदमी मर भी सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार अस्थमा के पेशेंट को कभी भी ये दवाइयां नहीं दी जाती हैं, सैलिसाइलिक एसिड का कंटेंट कभी भी नहीं दिया जाएगा, वरना उसको अस्थमिक अटैक आ जाएगा, और अस्थमिक अटैक आ गया तो इसका मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार अस्थमिक पेशेंट को ये दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, और नॉर्मल पेशेंट को भी ये दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। जहां तक हो सके इन ड्रग्स से अपने को बचना चाहिए, क्योंकि ये जितना ज्यादा फायदा कर रहे हैं उससे कई गुना नुकसान कर रहे हैं। ये दर्द को तो मिटा रहे हैं, लेकिन उस दर्द को मिटाने के चक्कर में अगर दूसरी फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने लिए एक दिन बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, फिर कंटिन्यूसली ही अपने को सांस के लिए कैप्सूल खींचने पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये आपका एराकिडोनिक एसिड है जो आपको पेन प्रोड्यूस करता है। अब सबसे ज्यादा एराकिडोनिक किसकी मदद से बनेगा, फोस्फोलाइपेज A2, यानी कि ये एराकिडोनिक एसिड है वो नॉर्मल कंडीशन में भी बनता है, जब आपको छोटी मोटी चोट लगती है तब भी एराकिडोनिक एसिड बनता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चोट लग रही है, या आपको अपनी बॉडी के अंदर कोई भी पेन फील हो रहा है, यानी कि चोट की वजह से कोई पेन फील हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि आपकी बॉडी में क्या बन रहा है, एराकिडोनिक एसिड बन रहा है। और एराकिडोनिक से क्या बन रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन। और आपने दर्द होते हुए कोई टेबलेट ली है और आपका दर्द खत्म हो गया, तो इसका मतलब आपने वो टेबलेट क्या ली है, सैलिसाइलिक एसिड कंटेंट वाली टेबलेट ली है, और दर्द मिट गया, इसका मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम जो है वो इनिबिट हो गया। तो अगर आपने एक आधी बार लिए, महीने में एक आधी बार दवाइयां लेते हो, तो उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली यूज करते हो, जैसे कि सप्ते में 3-4 बार आपने ये दवाइयां खाई हैं, तो आपको 4-5 साल के अंदर आपको इनका साइड इफेक्ट नजर आने लग जाएगा। तो ये बात थी किसके बारे में, लिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स के बारे में, एराकिडोनिक एसिड्स के बारे में हमने बात की। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, और लिपिड्स के बारे में, कि ग्लाइकोलिपिड्स कैसे बनती हैं, या एस्टर बॉन्ड की बात हमने की। अभी तक जितनी भी लिपिड बनी है वो किसके बारे में हमने बात की है, एस्टर बॉन्ड के अंदर, यानी कि वो लिपिड जिनके अंदर एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, उन लिपिड्स की हमने बात की है। अब अपन बात किसकी कर लेंगे, वह लिपिड जिसके अंदर ईथर बॉन्ड पाया जाता है। अब अपन किसकी बात करेंगे, ईथर बॉन्ड वाली लिपिड की। ईथर बॉन्ड की लिपिड्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, प्लाज्मेलोजन। ईथर बॉन्ड का मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया, प्लाज्मेलोजन।
प्लाज्मिलोजन एक लिपिड है जिसके अंदर एस्टर बॉन्ड की बजाय ईथर बॉन्ड होता है और ये मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंपेरेटिव टू कंपेरेटिवली इन एस्टर बॉन्ड, यानी कि एस्टर बॉन्ड के बजाय स्ट्रॉन्ग ज्यादा कौन होता है, ईथर बॉन्ड होता है। लेकिन जितने ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कम फेवर किया जाता है, यानी कि बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको बायोलॉजिकल सिस्टम में कम फेवर किया जाता है। क्यों कम फेवर किया जाता है? क्योंकि आपको अगर इनसे फिर से एनर्जी चाहिए तो आपको बॉन्ड को तोड़ना भी पड़ेगा, यानी कि आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये वापस भी तो आपको आवश्यकता है, और वापस आवश्यकता है तो आपको इन बॉन्ड को तोड़ना भी पड़ता है, और जब इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है तो आपने अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को प्रीफर किया है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। तो एनर्जी इन्वेस्ट बचाने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम में हमेशा वीक बॉन्ड्स को फेवर किया जाता है। इसीलिए तो किसी भी मॉलिक्यूल की प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ही ओनली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसके बाद में सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमेशा स्टेबलाइज करने का काम कौन करेंगे, वीक बॉन्ड। क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आपको बॉन्ड वापस भी तोड़ने हैं, वो बॉन्ड आपने बना लिए वो तो अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उन बॉन्ड को वापस भी तोड़ना है। तो अगर आपने कोवेलेंट बॉन्ड को प्रीफर कर लिया तो इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी ज्यादा चाहिए तो आपकी एनर्जी ज्यादा बॉन्ड को तोड़ने में ही खर्च हो जाएगी, बाकी काम कहाँ से करोगे। तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कोवेलेंट को ज्यादा फेवर नहीं किया जाता है, मोस्ट जगहों पर किसको फेवर किया जाता है, वीक बॉन्ड्स को। इसीलिए ईथर बॉन्ड से ज्यादा कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। तो इसके अंदर प्लाज्मोलोजन होता है, और प्लाज्मोलोजन कहां पर प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, यानी कि मैक्रोफेजेस जहां काम कर रही हैं। एग्जांपल इसका क्या है, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये इनका एग्जाम्पल है। अब देखिए ईथर बॉन्ड क्या होता है, वही अपनी ग्लिसरॉल बेस की बात कर लेंगे। ये आपका ग्लिसरॉल है। अब यहाँ पर CH2 के साथ में आप क्या जोड़ रहे हो, एक फैटी एसिड जोड़ रहे हो, तो ये जो बॉन्ड बना है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ईथर बॉन्ड बोल सकते हैं। यानी ये कंप्लीट यहाँ तक होगा तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ईथर बॉन्ड। अब प्लाज्मिलोजन की बात करेंगे तो प्लाज्मिलोजन कुछ ऐसी बनेगी, ये इसके अंदर फिर से आपको एस्टर बॉन्ड ही दिखाई देगा। यहाँ पर CH2O आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, प्लाज्मिलोजन की। इस प्रकार से ईथर बॉन्ड किसमें होता है, प्लाज्मोलोजन के अंदर ईथर बॉन्ड पाया जाता है जो कि एस्टर बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये बॉन्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये बॉन्ड मिलेंगे मोस्टली पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बॉन्ड आपको, ये UM है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये बॉन्ड देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा ईथर बॉन्ड कहाँ बनेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनेंगे। अब देखिए ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड, अभी अपन किसकी बात कर रहे थे, ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड की। अब अपन किसकी बात करेंगे, ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड की। तो ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड की जब बात करेंगे तो अपन देखेंगे कि सबसे पहले क्या बनाना, अपने को एक ग्लिसरॉल बनाना है, ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड, ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड की जब बात करेंगे तो अपन उसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्या बनाओ, आप ग्लिसरॉल बनाओ, यानी कि जो नाम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलते जाओ। तो ये आपने ग्लिसरॉल बनाया, एंड
लिपिड बनानी है, इसका मतलब आप क्या जोड़ोगे, ग्लिसरॉल के ऊपर लिपिड जोड़ोगे, फैटी एसिड्स की चेन जोड़ोगे, और यहाँ आप फिर से एक अपने चेन जोड़ ली फैटी एसिड की। देन ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड है, इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पर आप फॉस्फोलिपिड, यहाँ पर फॉस्फेट ऐड करते ही क्या बन रहा था, वो फॉस्फोलिपिड बन रहा था, लेकिन अब आपको फॉस्फोलिपिड नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ग्लाइकोलिपिड चाहिए। तो वहां पर आप डायरेक्ट क्या ऐड कर दो, शुगर ऐड कर दो। डायरेक्ट आपने शुगर ऐड करते ही ये क्या बन जाएगी, ग्लिसरॉल बेस ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोलिपिड होता है। अब ग्लाइकोलिपिड के अलावा आप अगर गलेक्टोलिपिड की बात करोगे तो यहाँ पर अगर OH ऊपर आ गया, अगर OH ऊपर आ गया तो वो गलेक्टोलिपिड हो जाएगा, और OH अगर नीचे आ गया तो वो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। इसके अंदर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बताया था कि अगर OH ग्रुप C4 एपीमर, ग्लूकोज का C4 एपीमर कौन सा होता है, गलेक्टोज, यानी कि आपको अगर गलेक्टोलिपिड चाहिए तो उसके अंदर चेन सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इस OH ग्रुप को ऊपर लेके जाना है। ये OH ग्रुप नीचे था, इसको ऊपर लेके जाती है, क्या बन जाएगा, गलेक्टोलिपिड। तो अगर हम गलेक्टोलिपिड की बात करेंगे तो गलेक्टोलिपिड कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी लिपिड होती है, गलेक्टोलिपिड। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी लिपिड दिखाई देगी अपने को, गलेक्टोलिपिड दिखाई देती है, ये गलेक्टोलिपिड। इसके अलावा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, दोनों ही डबल मेम्ब्रेन है, दोनों के अंदर ही ETC चलती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार मैंने गलेक्टोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड आपको दोनों ही बता दी हैं। ग्लाइकोलिपिड का मतलब OH नीचे है तो, और अगर गलेक्टोलिपिड है, ये गलेक्टोलिपिड है तो OH ग्रुप ऊपर हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, गलेक्टोलिपिड। तो ये बातें थी गलेक्टोलिपिड फॉस्फोलिपिड के बारे में। अब अपन देखेंगे कि एमाइड बॉन्ड किस लिपिड के अंदर प्रेजेंट होता है, एमाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एमाइड बॉन्ड का एग्जांपल मैंने आपको दिया था स्पिंगोसिन, यानी कि स्पिंगोमाइलिन के अंदर कौन सा लिपिड था, स्पिंगोमाइलिन के अंदर एमाइड बॉन्ड था। तो स्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड, स्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड। अब स्पिंगोसिन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, एमाइड बॉन्ड। इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होगा, एमाइड बॉन्ड। स्पिंगोसिन जो होती है वो 18 कार्बन की एक चेन, लंबी चेन होती है। अब 18 कार्बन की ये चेन लंबी कैसे होगी, इसको मैं आपको अभी दिखाता हूं। जस्ट सेकेंड। 18 कार्बन की ये लंबी चेन कैसे काम करेगी, ये मैं आपको अभी बताऊं। तो ये एक CH2 है, और इसके इस साइड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ एक CH है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, NH2। यहाँ पर एक और CH है, यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, OH। देन यहाँ कंटिन्यूअसली CH2 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 डबल बॉन्ड CH, सॉरी ये CH2 CH ही है, CH2 नहीं है, ये ओनली क्या हो जाएगा, CH CH2। अब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के अलावा जो 10 कार्बन है वो ऐसे ही चलती जाएगी। ये कौन सी लिपिड है, स्पिंगोसिन लिपिड। अब इस स्पिंगोसिन लिपिड के ऊपर अगर अपन क्या जोड़े, एक फैटी एसिड, इस स्पिंगोसिन के ऊपर अपन क्या जोड़ रहे हैं, एक फैटी एसिड। तो स्पिंगोसिन के ऊपर फैटी एसिड कहाँ ऐड करेंगे, स्पिंगोसिन के ऊपर फैटी एसिड यहाँ पर ऐड किया जाएगा। स्पिंगोसिन के ऊपर अगर यहाँ एक फैटी एसिड ऐड कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, स्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड।
ये आपकी क्या बन गई है, स्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड बन गई है। अब देखिए ये जो बॉन्ड है कार्बन एंड NH ग्रुप के बीच में, यहाँ अगर आप ये ऑक्सीजन न भी दिखाओ तो भी चलेगा, तो ये एक बॉन्ड है, ये कार्बन एंड NH के बीच में, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हमने क्या बोला है, एमाइड बॉन्ड। ये एमाइड बॉन्ड बेस्ड लिपिड होती है। अब ये क्या क्या मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो स्पिंगोसिन दिखाई दे रही है एंड एक फैटी एसिड दिखाई दे रही है, यानी कि ये आपकी फैटी एसिड है, यहाँ पर ये आपकी क्या है, फैटी एसिड है। तो स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, इसको कंबाइंडली क्या बोलते हैं, सेरेमाइड, इसको सेरेमाइड बोलते हैं। अब सेरेमाइड के आगे, सेरेमाइड का आगे क्या फ्यूचर है देखते हैं, क्योंकि स्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड से आपको क्या बनानी है, स्पिंगोमाइलिन बनानी है। स्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड से आपको स्पिंगोमाइलिन बनानी है। तो स्पिंगोमाइलिन देखो कैसे बनेगी, सबसे पहले आपने क्या बनाया, एक स्पिंगोसिन की चेन बनाई। तो स्पिंगोसिन कैसे बनी थी, CH2, यहां पर OH था, यहां पर CH था, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, यहां पर CH2 था, यहां OH था, यहां CH, और इस CH के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, NH, और यहाँ फैटी एसिड बाद में जोड़ देंगे, यहाँ अगेन CH था, OH था, एंड ये CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यानी कि एक डबल बॉन्ड होता है इनमें, और ये CH2, ये चलते चलते 18 कार्बन तक होता जाएगा, 18 कार्बन तक ये होता जाएगा। अब देखिए इस पे ऊपर एक क्या जुड़ी हुई थी, एक इसके ऊपर जुड़ी हुई थी फैटी एसिड की चेन, इस NH ग्रुप के ऊपर क्या जुड़ी हुई थी, एक फैटी एसिड की चेन। ये एक फैटी एसिड की चेन है जिसको हम क्या बोल रहे थे, एमाइड बॉन्ड। अब ये टोटल क्या है, सेरेमाइड है, ये क्या है, सेरेमाइड। सेरेमाइड के अंदर क्या है, स्पिंगोसिन प्लस एक फैटी एसिड, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेरेमाइड बोल रहे हैं। स्पिंगोसिन प्लस एक फैटी एसिड को ही अपन क्या बोल रहे हैं, सेरेमाइड बोल रहे हैं। अब इस सेरेमाइड के साथ एक एसिटाइल कोलिन या एक कोलिन ग्रुप अगर और ऐड कर दें तो फिर ये क्या बनेगा, यानी कि इस सेरेमाइड के ऊपर क्या कर रहे हैं अपन, एक कोलिन ग्रुप और ऐड कर रहे हैं, और एक कोलिन ग्रुप और ऐड कर देंगे तो फिर इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, कोलिन ग्रुप कौन सा था, फोस्फोटिडाइल कोलिन के बारे में हमने पढ़ा था, फोस्फोटिडाइल कोलिन के बारे में हमने पढ़ा था। तो फोस्फोटिडाइल कोलिन के अंदर कोलिन की स्ट्रक्चर कैसी होती थी, CH2 N CH3 CH3, ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, कोलिन की। इसको सेरेमाइड के साथ ऐड कर दें तो क्या होगा, देखिए इस कोलिन को अगर अपन सेरेमाइड के साथ ऐड कर रहे हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाती है। चलो इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं, सेरेमाइड के साथ में ऐड करते ही इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन हट जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या ऐड करना है, सेरेमाइड के साथ में आपको ऐड करना है एक कोलिन ग्रुप। तो CH2 N CH3 तो इस ग्रुप को हमने कहाँ ऐड किया है, यहाँ पर इस सेरेमाइड के ऊपर। तो अब अपने पास में कितनी चीजें होंगी, अब अपने पास में चीजें होंगी तीन, एक तो हो गई स्पिंगोसिन,
एक हो गई फैटी एसिड और एक हो गया कोलिन ग्रुप। तीन चीजें होंगी कि नहीं होगी? तो इन तीन चीजों को अपन क्या बोलेंगे? इन तीनों चीजों को कंबाइंडली अपन बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन इसको अपन बोलते हैं, यानी कि इन तीनों चीजों को कंबाइंडली क्या बोलेंगे? स्फिंगोमाइलिन। और ये न्यूरॉन पर क्या करेगी? माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेगी। ये न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन जो होता है वो एक लिपिड से कवर्ड होता है, यानी कि स्फिंगोमाइलिन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो क्या बनाती है? माइलिन शीट बनाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो इस माइलिन शीट को ओलिगोडेंड्राइट सेल्स बना रही थी, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इस माइलिन शीट को स्वान सेल बना रही थी। यानी कि माइलिन शीट को बनाने वाली दो सेल्स थी अपने पास में, एक तो कौन सी थी? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और एक स्वान सेल्स। दो प्रकार की सेल्स थी अपने पास में। इन दोनों सेल्स ने क्या बनाया था? माइलिन शीट को। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट को बनाया, और स्वान सेल्स ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट को बनाया। दोनों के अंदर ही माइलिन शीट को बनाने वाली लिपिड कौन सी थी? स्फिंगोमाइलिन। अब देखिए, स्फिंगोमाइलिन का काम एक तो क्या हो गया? माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना हो गया, और एक इसका दूसरा काम क्या है? अगर ये स्पिंगोसिन बेस्ड स्पिंगोमाइलिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ में, स्पिंगोमाइलिन है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना ले, जिसको अपन बोलते हैं लिपिड राफ्ट। इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? लिपिड राफ्ट बोलते हैं। अब ये लिपिड राफ्ट क्या होता है? लिपिड राफ्ट होता है, यानी कि आपकी मेम्ब्रेन जो है, उस मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट रोकना, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट को स्टॉप करना। अब जैसे कि मान लो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप जानते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या लगे हुए होते हैं? रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो कि विभिन्न मॉलिक्यूल्स की सिग्नलिंग का काम करते हैं, मैसेंजर्स का काम करते हैं। उसके ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। ऐसे मान लो ये एक प्रकार का रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर यहां से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, रिसेप्टर एक जगह पे स्टेब्लिश होना चाहिए, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर की कोई पर्टिकुलर जगह तो होनी चाहिए। अगर ये मूवमेंट करेगा तो फिर मॉलिक्यूल्स को पता ही नहीं चलेगा कि अपना रिसेप्टर कहाँ है। तो यहाँ पर इसके इन साइड में, दोनों साइड में लिपिड तो ऐसे जैसे मान लो बनी हुई होती है, लिपिड के साथ में स्पिंगोमाइलिन प्लस कोलेस्ट्रॉल का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको अपन लिपिड राफ्ट बोलते हैं। ये इन रिसेप्टर्स को आगे पीछे मूवमेंट नहीं करने देते, इनकी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। तो लिपिड राफ्ट का काम क्या हो गया? कि ये इन रिसेप्टर्स को एक जगह पर इसकी पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं। इसकी पोजीशन क्या करके रखेंगे? मेंटेन करके रखेंगे, जिसकी वजह से इनका जो ज्यादा मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ना हो। तो ये काम है लिपिड ड्राफ्ट का। और लिपिड ड्राफ्ट को कौन बनाएगा? स्पिंगोमाइलिन एंड कोलेस्ट्रॉल। देन स्पिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड की अगर अपन बात करें, स्पिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड की अपन बात करें, तो वो भी अपने पास में दो प्रकार की स्पिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड है। स्पिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड की आप बात करोगे तो वो भी अपने पास में दो प्रकार की हैं। स्पिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड। स्पिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड की बात करेंगे तो वो भी अपने पास में कितने प्रकार की है? दो प्रकार। एक तो होती है सेरेब्रोसाइड,
एक होती है ग्लोबोसाइड, एक तो सेरेब्रोसाइड एंड एक ग्लोबोसाइड। ये दो प्रकार की अपने पास में लिपिड होती हैं। ग्लोबोसाइड और सेरेब्रोसाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, इनकी अगर अपन बात करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि सेरेब्रोसाइड जो है वो किससे मिलकर के बनी होती है, सेरेमाइड, सेरेमाइड प्लस एक मोनोसेकेराइड की यूनिट है, उनसे मिलकर के बनी हुई कौन सी होती है, सेरेब्रोसाइड। इसके अलावा ग्लोबोसाइड सेरेमाइड प्लस सेरेमाइड प्लस ओलिगोसेकेराइड के साथ में जुड़ करके जो बनी हुई यूनिट है उसको अपन क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड। इन दोनों के साथ जो मिलकर यूनिट बन रही है उसको अपन क्या बोल देंगे, ग्लोबोसाइड। तो इस प्रकार के सेरेमाइड के साथ में अगर एक मोनोसेकेराइड की यूनिट जुड़ रही है तो उसको सेरेब्रोसाइड, और अगर एक से ज्यादा शुगर की यूनिट यानी कि ओलिगोसेकेराइड जुड़ रही है तो उसको ग्लोबोसाइड बोल देंगे। देखिए सेरेब्रोसाइड एंड ग्लोबोसाइड जो हैं वो क्या काम करती हैं, जो बैक्टीरिया उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सब के सब वायरस और बैक्टीरिया हैं, ये इन्हीं को रिकॉग्नाइज करते हैं जिसकी वजह से आपको डिजीज कोज करते हैं। तो यह स्ट्रक्चर कौन काम में लेंगे, बैक्टीरिया और वायरस जो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको रिकॉग्नाइज करके इनको काम में लेंगे। दूसरी प्रकार से अगर स्पिंगोमाइलिन, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्पिंगोसिन ओनली नर्वस सिस्टम के अंदर ही काम करता है, स्पिंगोमाइलिन जो है वो आपके कहाँ काम कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी स्पिंगोस्माइलिन की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। तो जैसे ये आपकी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो सभी टाइप की लिपिड का मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, क्योंकि लिपिड का काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करना। तो ये आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मान लो, और ये किससे मिलकर के बनी हुई है, लिपिड से मिलकर बनी हुई है, लिपिड से मिलकर के बनी हुई है। ये ऐसे लिपिड है। अब देखो ये आउटर साइड है यानी बाहर की साइड, और ये इनर साइड है। अब आप दोनों बाइलेयर्स के अंदर अगर कंपैरिजन करो तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे घूमेगी, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे घूमेगी और एक गोलाकार स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होगी। अब एक गोलाकार स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होगी तो आप इस चीज को नोटिस करना कि जो बाहर की तरफ है वहां की चौड़ाई तो बढ़ जाएगी, यानी कि जो बाहर की लिफलेट आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली, उसकी तो लंबाई बढ़ेगी, और उसके कंपैरिजन में अंदर वाली की लंबाई क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार जो अंदर की साइड जो लिपिड होंगी वो छोटी साइज की होंगी, और बाहर की साइड लिपिड जो होंगी वो बड़ी साइज की होंगी। यानी अंदर की साइड जो लिपिड है वो कहाँ है, छोटी साइज की हैं, और जो बाहर की साइड में लिपिड है वो बड़ी साइज की हैं। तो देखिए छोटी साइड की लिपिड कौन सी थी, फोस्फोटिडाइल सेरीन थी जो अंदर प्रेजेंट होती थी। इसके अलावा कुछ अमाउंट में फोस्फोटिडाइल इथेनॉल एमीन वो भी अंदर की तरफ प्रेजेंट थी। इसके अलावा फोस्फोटिडाइल कोलिन, फोस्फोटिडाइल कोलिन है वो ज्यादा बाहर ही मिलेगी आपको। इसके अलावा स्पिंगोमाइलिन वो भी आपको हमेशा बाहर ही दिखाई देगी। इसके अलावा फोस्फोटिडाइल इनिसिटोल के बारे में आपने पढ़ा, वो इक्वली कंट्रीब्यूट अगर आप देखो तो वो आपके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। अब क्या बच गया, एक कोलेस्ट्रॉल बच गया। अब क्या बचा हुआ, एक कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बोथ साइड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को आउटर लिफलेट और इनर लिफलेट से कोई मतलब नहीं होता, वो क्या होता है दोनों साइड से इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये है आपका कोलेस्टेरॉल। ये तो बात हो गई लिपिड्स के बारे में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है कि किससे बनकर बनी होती है, प्रोटीन्स भी होते हैं इसके अंदर, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो अब ये कैसे बनेंगी, ये प्रोटीन मान लो हो सकता है कि बाहर की साइड बंधे हुए हो सकता है कि प्रोटीन अंदर की तरफ बंधे हुए हों। इनको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। इनको क्या बोलेंगे, पेरीफेरल प्रोटीन। और पेरीफेरल प्रोटीन के बाद में कुछ प्रोटीन्स ऐसे हो सकते हैं
जो कि ऐसे पूरे अंदर क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इनको अपन क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। ये तो हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि लिपिड के बाइलेयर को पूरे धसे हुए रहते हैं। इसके अलावा ये पेरिफेरल प्रोटीन है। अब अगर बाहर की साइड है तो उसको आउटर पेरिफेरल प्रोटीन बोल दोगे, और अगर अंदर की साइड है तो उसको इनर पेरिफेरल प्रोटीन बोल दोगे। इसके अलावा अब क्या बच गया कि कुछ कार्बोहाइड्रेट का भी रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का कार्बोहाइड्रेट का भी रोल होता है। तो यहाँ पर हमेशा कार्बोहाइड्रेट आपको बाहर की तरफ यूं दिखाई देगा, जिसके ऊपर शुगर की कुछ यूनिट जुड़ी हुई आपको ऐसे दिखाई देती हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। कभी भी सेल की इनर साइड में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। कार्बोहाइड्रेट वो बाहर की तरफ दिखाई देगा। और मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, सेल रिकॉग्नाइजेशन का। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है और इनका काम क्या होता है, सेल रिकॉग्नाइजेशन का इसका काम होता है। ये हो गया सेल रिकॉग्नाइजेशन, ये इसका काम हो गया। यानी कि जैसे ब्लड ग्रुप को आपको रिकॉग्नाइज करना है तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन होता है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर गैलेक्टोज होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, दोनों ही होते हैं, एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन और एक गैलेक्टोज, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही शुगर कौन सी हैं, शुगर हैं, यानी दोनों ही क्या चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इस प्रकार से लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और है, लिपिड राफ्ट। ये क्या है, लिपिड राफ्ट, जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ में और स्पिंगोमाइलिन है, ये दोनों साथ में मिलकर बनाएंगी। इसका काम क्या है कि रिसेप्टर्स की पोजीशन को उसकी यथावत स्थिति में बनाए रखना, रिसेप्टर्स की पोजीशन को उनकी यथावत स्थिति में बनाए रखना। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्थिति को भी बनाए रखना। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप को बिगड़ने से रोकने का काम किसका है, कोलेस्ट्रॉल का ही है। तो यहां पर देखिए अपना लिपिड आज कंप्लीट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है। कल अपन बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कि न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर क्या है, उनका कैसे कैसे फंक्शन होता है। एक क्वेश्चन आपको 100% उन पे मिलेगा और 2 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोटीन्स पे देखने को मिलेंगे। तो अपने मेजर टॉपिक्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन एंड विटामिन्स हैं, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और 60% के बेसिस पर अगर सिलेबस की बात की जाए तो इतना काफी ज्यादा है, और अगर उससे भी अगर अपने को ज्यादा करना है, टाइम अपने पास रहा, तो अपन करेंगे एंजाइम्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, और आप पढ़ाई करते रहें।